नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 11 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके 1857 का रिवॉल्ट। 1857 की घटना वैसे तो नॉर्मली यार सबको पता है कि यार यहां से क्वेश्चन बन के आता है। आप किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि 1857 का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सिलेबस है, जो प्री का सिलेबस दिया गया है यूपीपीएससी के द्वारा, उसमें क्लियर लिखा है कि भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, और हम सबको पता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे हम लोग 1857 को जानते हैं। यहाँ पे एक वर्ड नेशन वर्ड खैर मिस था, जिस कमी को मान लिया जाता है या पहचान लिया जाता है, और आफ्टर 1857 ये नेशन नामक वर्ड फिर से स्टेब्लिश किया जाएगा और नेशनलिज्म उभरेगा, राष्ट्रवाद का परिणाम रहेगा, देश आजाद हो जाएगा। वो जो मिसिंग वर्ड था ना, वो यही 1857 का रिवॉल्ट बताता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो 1857 के रिवॉल्ट से हर साल क्वेश्चन बन के आते हैं, आप सबको पता है। एक क्वेश्चन मिनिमम, कभी कभी यहां से प्रश्नों की संख्या 2 से अधिक भी जाती है। सभी परीक्षाओं में आएंगे क्वेश्चन, तो एकदम निश्चिंत रहना है। 1.5 घंटे के करीब में लगेगा पूरी 1857 को कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली समझने में, यानी मुझे 2 क्लास का समय लगेगा। आज की क्लास बहुत, चूंकि थोड़ी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्लास अपलोड करना मुझे, तो मैक्सिमम 40 मिनट की क्लास रखेंगे। तो जितना 40 मिनट में कवर हो पाया, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है। 1857 के रिवॉल्ट को अब बहुत इंट्रो देने से बेटर है कि हम लोग सीधा क्लास को स्टार्ट करें। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे 1857 की थोड़ी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले देखिए कि भाई उस समय कौन क्या था। तो हम लोग अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो भाई भारत के संदर्भ में जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? तो ये भाई गवर्नर जनरल रहे होंगे, अंतिम गवर्नर जनरल रहे होंगे। और पामर्स्टन कौन थे? तो ये ब्रिटेन के पीएम थे। तो ये था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुगल सम्राट हमको जानना क्यों जरूरी था? क्योंकि अभी भी 1857 तक जो सांकेतिक तौर पे सबसे बड़ी शक्ति थी वो थे मुगल, सांकेतिक तौर पे सबसे बड़े थे। हालांकि इनके जो सरदार थे, प्रांतपति थे, इनसे ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन ठीक है, सांकेतिक तौर से ये थे महान, ठीक। अब एक क्वेश्चन नॉर्मली आपको बन के कुछ परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, और विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो उसका आंसर है, विद्रोह के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था जॉर्ज एनिशन, और विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति था उसका नाम था कोलिन कैंपबेल, ठीक है। क्योंकि कोलिन कैंपबेल ने बहुत अच्छी तरीके से 1857 के मूवमेंट को दबाने में या विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई थी। इसी की वजह से बाद में कैंपबेल को क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति बना दिया जाता है, ठीक। परिणाम हम लोगों ने ऑलरेडी, चूंकि 1857 का जो एक्ट, महारानी का जो घोषणा पत्र था, वो ऑलरेडी हमने 1858 के एक्ट को देख लिया है। तो परिणाम तो हमको पता है, क्योंकि हमने एक साथ सीक्वेंस में उसको खत्म कर लिया है। हमको बस कहां ध्यान देना है, बाकी पोर्शन पे। अच्छा, हम यहाँ पे केवल घटना का ये नहीं बताने वाले हैं कि भैया झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का संबंध था, फलाने जगह से फलाने का संबंध था। बहुत डिटेल में चीजें देखेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आए, फिर भी आपसे लग जाए, ठीक है। अब चलो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे कि भाई वो कौन से कारण थे जिसने 1857 के रिवॉल्ट को जन्म दिया। तो कारण तो एक नहीं, इतनी बड़ी रिवॉल्ट अगर हो रही है, और देखो कहने के लिए ये एक सीमित क्षेत्र का विद्रोह था, अगर इसके विश्व के हुए कुछ विद्रोहों से तुलना करो तो उनकी तुलना में बड़ा विद्रोह था, ठीक है। चाहे आप अमेरिका का गृह युद्ध देखो या किसी भी देश के फ्रीडम मूवमेंट को देखो, उनसे बड़े एरिया पे था, उनसे ज्यादा लोग प्रभावित थे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको अगर नेशनल मूवमेंट बोले तो कोई दो राय नहीं है। खैर वो अलग की बात है कि बहुत सारे इतिहासकार इस मूवमेंट का स्वरूप क्या था उसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन को भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। हमारा पहला काम है कि कारणों को समझना, और कारण पहले क्या है, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन देखते हैं। राजनीतिक कारण में समझने के लिए सिंपल सी तरीका है जो आप लोग जानते हो। हमको पता है कि भाई मुगल इस वक्त कमजोर है, मुगल महज एक सांकेतिक ताकत है, और इस ड्यूरेशन में 1765 का ड्यूरेशन आपको बता रहा हूं, जब हम लोग इलाहाबाद की संधि यानी बक्सर का वार पढ़ते हैं। बक्सर के वार के समय अगर आपको याद होगा तो एक घटना मैंने बताया था कि अवध के नवाब के यहां शरण प्राप्त किए थे कौन? शाह आलम द्वितीय। अवध क्या था? तो अवध मुगल का एक प्रांत था, अपने ही प्रांतपति, अपने ही नवाब के यहां, जो कि इनडायरेक्टली विरोध करके खुद को स्वतंत्र कर दिया, उसके यहां आप शरण पाए हुए हैं, और वो है आपका आदमी। मींस आपका आदमी आपसे ज्यादा ताकतवर है, यानी अवध का नवाब आपसे ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो आप जाके उसके पास शरण पाए हैं। और जब बंगाल का अपदस्थ नवाब पहुंचता है कहां? अवध, क्योंकि पावरफुल उस वक्त सबसे ज्यादा कौन था नॉर्दर्न में? अवध। तो देखता भैया हमारे तो मालिक ऑलरेडी वहां पे बैठे हैं, शाह आलम द्वितीय, तो तीनों लोग त्रिगुट बनाएंगे, 2 कमजोर एक ताकतवर। तो 2 कमजोर एक ताकतवर को लेके एक त्रिगुट बनेगा भी, बक्सर का वार फिर भी ये लोग हार जाएंगे। तो बक्सर के वार के बाद क्या होता है? बक्सर के वार के बाद इलाहाबाद की ट्रिटी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, 1765 1765 की ट्रिटी।
अब देखना शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल है छोटा मोटा कार्यकाल नहीं है। शाह आलम द्वितीय लगभग 1759 में मुगल सम्राट बना है और लगभग 1806 तक ये क्या है, मुगल सम्राट। इतना लंबा ड्यूरेशन है इसका, तो इसको छोटा मोटा ड्यूरेशन मत समझो। आपने सर 1765 की घटना से क्यों बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब इलाहाबाद की संधि जब होती है तो इलाहाबाद की संधि में हमने 2 बार इलाहाबाद की संधि हुई, अवध के साथ अलग, मुगल के साथ अलग। तो पूरी कहानी तो हमने बक्सर के ड्यूरेशन में पढ़ा है। एक छोटी सी घटना उठाना है समझने के लिए। इलाहाबाद की संधि में हमने पढ़ा था कि अवध के नवाब ने क्या किया था, उससे कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन लिया गया और वो उठा के किसको दे दिया गया, कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को वो दे दिया गया मुगलों को, मुगल सेना यानी शाह आलम द्वितीय को। और शाह आलम द्वितीय से कहा गया अब तुम इलाहाबाद में रहो और हमारी अधीनता स्वीकार करते हुए। तो यानी पहला ऐसा मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हुए इलाहाबाद में रहा था। तो पहला मुगल शासक जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी वो शाह आलम द्वितीय था। ये फैक्ट बहुतों को नहीं पता है, ठीक है, दिमाग में रखना है। ये इलाहाबाद की संधि के तहत ऐसा हुआ था, यानी एक अधीन शासक बनके 1765 से वो कहां पे है, वो है इलाहाबाद में। इस बीच में मराठी भी उभर रहे। 1772 में मराठी पहुंचेंगे, इलाहाबाद जीत लेंगे। इलाहाबाद जीतेंगे तो देखेंगे भैया वहां पे तो शाह आलम द्वितीय साहब है, इनसे बोलेंगे यहां कहां, तुम्हारी तो गद्दी दिल्ली में है, तो एक काम करो तुम दिल्ली चलो, हम तुमको दिल्ली में बैठाते हैं। तो शाह आलम द्वितीय खुश हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे चुप, तुमको यहां भी रहना है हमारा ही गुलाम। अब तक तुम थे अंग्रेजों के अधीन, अब तुम रहोगे मराठों के अधीन, यानी रहोगे तुम अधीन शासक की, लेकिन यहां नहीं दिल्ली में रहोगे, ठीक है, चलो राजकाज होगो, कोई बात नहीं है। 1772 में मराठों की मदद से दिल्ली में आते हैं कौन, शाह आलम द्वितीय। तब से यानी दिल्ली में रहेंगे, यानी इनडायरेक्टली कहने का मतलब समझो, दिल्ली पे कंट्रोल किसका हुआ, दिल्ली पे कंट्रोल हुआ मराठों का। तो जब आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के सभी क्षेत्र को जीतेंगे अंग्रेज, तो दिल्ली पे कंट्रोल किसका हो जाएगा, अंग्रेज का हो जाएगा। सेकेंड आंग्ल मराठा वार 1802 में स्टार्ट होता है और 3 में अराउंड ट्रीटी हो जाती है, 2 से अराउंड 4 के करीब में चला है, ठीक है, जब भी। तो यानी लगभग 1803 पे क्या होता है, 1803 जाते जाते दिल्ली पे अंग्रेजों का कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाएगा। तो जब दिल्ली पे अंग्रेजों का कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाएगा तो दिल्ली में कौन है, लाल किले में, तो फिर वहां पे शाह आलम द्वितीय है और 1806 तक शाह आलम द्वितीय है। यानी फिर से लाल किले में किसकी अधीनता के अंतर्गत आ गया, शाह आलम द्वितीय, फिर से अंग्रेजों की अधीनता का, इसका भाग यही था उसी का अधीन रहना, ठीक है। अब फिर से ये अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेज बोलेंगे ठीक है तू रह लाल किला में, लेकिन एक कैदी की तरह इसका जीवन बता देंगे। बोलेंगे लाल किले की बाउंड्री पार करोगे तो गोद तोड़ देंगे, यानी लाल किले की बाउंड्री किसी कीमत पे पार नहीं करना है। जो शासन चलाना है लाल किले के अंदर, उसकी बाउंड्री के बाहर शासन होगा मेरा, ठीक है। अब लाल किले के अंदर अपने लोग चला लो शासन। दूसरी बात इससे ये बोलेगा किसी भी प्रांत से, किसी भी रजवाड़े से बिना मुझसे पूछे तुमको नहीं करना है क्या, संधि या युद्ध। कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली महल का एक कैदी जीवन जी रहा था। अब ये घटना होगी लगभग 1803 तक जाते जाते। तो जितने भी गवर्नर जनरल आते हैं सबको पता रहता है शाह आलम द्वितीय क्या है, हमारे अधीन एक शासक है जो कि लाल किले में बैठा है। तो गवर्नर जनरल एक समय तक तो रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि वो कौन गवर्नर जनरल था जिसने शाह आलम द्वितीय के दरबार में खड़ा होने से मना कर दिया। वो बोला भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, वो हमारा अधीन शासक है, हम काहे पे जाएंगे उसके पास, हम खड़े रहेंगे वो बैठा रहेगा, अपमान थोड़ी करेंगे, तो हम नहीं जाएंगे। तो यह माना गया कि यह शाह आलम द्वितीय का अपमान था, ठीक है। चलो अब ये करता हूं, आप बताओ वो विलेजली था या डलहौजी था, ठीक है, आप बताओ वो विलेजली था या डलहौजी था। किसने शाह आलम द्वितीय का अपमान किया कि भैया हम, अब कमेंट करना, ये बात कमेंट बॉक्स में कमेंट बतानी है कि शाह आलम द्वितीय का अपमान किसने किया। इससे जनता कहीं क्या थी, ऑलरेडी शाह आलम द्वितीय के अपमान से थोड़ा नाखुश थी। तो एक तो पॉलिटिकल रीजन ये है, ठीक है, कि मुगलों की प्रतिष्ठा पे चोट पहुंचाया अंग्रेजों ने, इससे लोग निराश थे, ये सच्चाई थी। अब दूसरा पॉलिटिकल रीजन क्या है, 1848 में डलहौजी का दौर आएगा और इसकी नीतियों ने सबको नाखुश होना चाहिए, पॉलिटिकल इसकी नीतियां हो या सैनिक नीतियां हो, इसने मतलब सबको नाखुश होना चाह दिया। ये क्या करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आएगा, ठीक है, और कहेगा भैया जिसके पास स्वयं का पुत्र नहीं है और अगर आपने दत्तक पुत्र को गोद लिया है तो माना नहीं जाएगा, आपका राज क्षेत्र फिर हमारा हो जाएगा। यानी ब्लड सन का कॉन्सेप्ट तो माना जाएगा, दत्तक पुत्र नहीं, किसी को गोद लोगे तो वो माना नहीं जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार इसने कई रजवाड़ों का, कई क्षेत्रों को क्या किया, ब्रिटिश के अधीन कर दिया।
इसकी शुरुआत वो करता है कहां से? सतारा से। ये याद रखना, ये डायरेक्टली पेपर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। सतारा से इस बात की शुरुआत करता है, सतारा, फिर जैतपुर संभलपुर जाएगा, फिर बाद में बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इन सभी एरिया को धीरे धीरे क्या करेगा? ब्रिटिश अंपायर में शामिल करा देगा। किस पॉलिसी से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो एक तो इसको अरेंजमेंट करने के लिए कालानुक्रम में क्वेश्चन आता है। तो सतारा, जैतपुर, जैतपुर संबलपुर को 1849 में क्या था? बघाट, उदयपुर, झांसी। तो क्वेश्चन रहेगा कि झांसी के पूर्व, ठीक है, क्रमानुसार किन क्षेत्रों पे कंट्रोल किया था? तो सतारा, फिर जैतपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, ठीक है, 1854 में झांसी। अब जाहिर सी बात है, यहां की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को ये पसंद नहीं आएगा, ठीक है, हालांकि हम लोग इस घटनाक्रम को भी जस्ट आगे देंगे। तो डलहौजी ने क्या किया भाई? इतने लोगों के क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया, तो ना तो यहां का राजा खुश होगा और ना ही यहां की प्रजा खुश होगी। तो ये लोग करेंगे विरोध। बस समय आने दो, वो समय का इंतजार करें कि कब हम अपना भड़ास निकालें। इस बीच में एक पॉलिटिकल रीजन और आपको आंग्ल मराठा वार में ही बताया था, पूना की ट्रीटी पढ़ाया था, और मैंने पूना की ट्रीटी जब पढ़ाया था वही बताया था कि अब पूना की ट्रीटी को 1857 से कनेक्ट करूंगा, तो दिमाग में रखना कि दोबारा बताना ना पड़े। तो पूना की ट्रीटी के तहत क्या गया था कि बाजीराव द्वितीय को 8 लाख का पर ईयर पेंशन देके भेज दिया गया कानपुर के बिठूर कि भाई आप जाओ पेंशन भोगी बन के जीवन यापन करो। यही दत्तक पुत्र का कॉन्सेप्ट इनके साथ भी लगाया जाएगा और इनके पौत्र को पेंशन देने से मना कर जाएगा। नहीं, नाना साहब को, इनको हम लोग ढोंडू पंथ के नाम जानते थे, इनको बोला जाएगा भाई कि नो पेंशन, नो पेंशन, ठीक है। अब समझो, इनको बोला जाएगा अब तुम क्या करोगे? तुमको पेंशन नहीं मिलेगा। नाना साहब इस बात से नाराज हो जाएंगे, पेंशन नहीं मिलेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो ये कहेंगे भाई हम विरोध करेंगे। तो ये तो हो गया आपकी पॉलिटिकल रीजंस। भाई अब एक चीज पॉलिटिकल रीजन में समझ लो कि डलहौजी की व्यक्तिगत का सिद्धांत नहीं रहा होता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं रहा होता, और इसने दत्तक पुत्र की अवधारणा को खारिज नहीं किया होता, तो इनमें से जितने भी क्षेत्र का नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा था, कोई नाराज होता ही नहीं। रानी, झांसी की रानी कभी युद्ध में नहीं उतरती। तो यानी ये क्यों उतरी? एक नीति के खिलाफ जिससे इनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया, ठीक है। ऊपर उसके से नाना साहब क्यों उतरे? क्योंकि इनको पेंशन नहीं दिया गया। आप कहीं भी इस वार में एक वर्ड समझ लो, नेशन नामक कोई वर्ड है ही नहीं। कोई एकमात्र उद्देश्य के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं आया, क्योंकि सबके साथ गलत करने वाले अंग्रेज थे, तो सब इसलिए मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेज से, लेकिन कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं था। किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, नेशन या फ्रीडम मूवमेंट के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो पॉलिटिकल रीजन हम लोग देख लिए, यही इसकी कमी मानी जाती है 1857 के फेल्योर का। अच्छा, बुद्धिजीवी वर्ग का इस मूवमेंट को समर्थन नहीं मिला था, किसान आंदोलन में मिला था, यहां पे नहीं मिला हुआ था। अब हम लोग आर्थिक नीतियां समझे। आर्थिक नीतियों में हमने आपको कल की क्लास में इसलिए पहले ही भू राजस्व नीति पढ़ा दिया था। हमें पता है कि भाई कि अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियों में भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों में 3 भू राजस्व नीतियां लिखा है। एक को हम लोग कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, यानी अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त, आप समझते हैं, अस्थायी बंदोबस्त आ गया। दूसरा हमको पता है भाई, जो नॉर्दर्न इंडिया में चला था, मैक्सिमम पंजाब, एमपी और यूपी वाले बेल्ट में, वो क्या था? वो महलवाड़ी बंदोबस्त था, महलवाड़ी बंदोबस्त। कल की क्लास में इस पूरी स्टार्ट ही यहीं से क्लास किया गया था, ठीक है, और समझाया गया है। कल की क्लास में हम लोगों ने भू राजस्व नीतियां और किसान आंदोलन देखे थे। इसके बाद से तीसरा क्या था, जो सीधे किसानों से, यानी साउदर्न इंडिया में आप देखने को मिलेगा, वो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत मतलब होता था किसान, ठीक है, तो सीधे ये किसानों से लिया जाने वाला एक टैक्सेशन सिस्टम था, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब इन तीनों बंदोबस्त में एक चीज तो कॉमन थी कि लाभ किसको मिला? लाभ मिला अंग्रेजों को, और घाटा किसको मिला? जो अच्छे जमींदार थे और किसानों को, सभी प्रकार के किसानों को। तो यानी भू राजस्व बंदोबस्त ने क्या किया था कि जन आक्रोश को बढ़ावा दिया था, क्योंकि लोगों ने इस बंदोबस्त की वजह से क्या हुआ था? अपनी जमीन खो दी थी, अपनी जमीन खो दी। ये पूरा हम लोग समझे हैं। अब आप बोलोगे सर आपने जो एक ही चीज नहीं समझाया वो है वाणिज्यवादी नीति। थोड़ा सा वाणिज्यवादी नीति समझाओ कि कैसे वाणिज्यवादी नीति ने क्या किया? भारत के जनमानस में असंतोष को व्याप्त किया और वो अंग्रेजों के खिलाफ आ गए। तो केवल पॉलिटिकल रीजन नहीं है विरोध का, अब देखो इकोनॉमिकल रीजन है। अब देखो होता क्या है, वाणिज्यवादी नीति के तहत हमको पता है कि अंग्रेज क्या करते हैं? वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देंगे। इस नीति के तहत क्या करेंगे? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है कहां पे? ब्रिटेन में, यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एक सेकंड टाइम देना मुझे, थोड़ा सा मुझे। यूके में इस वक्त क्या हो चुका है?
तो यूके में इस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, आईआर हो चुका है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा और प्लस वाणिज्यीकरण का बढ़ावा मिल चुका है, यानी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पे जोर दिया गया कि भैया आप क्या करिए कि वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करिए, यानी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करिए मींस क्या है, आप एरिया उतना ही है, मान लो कि फॉर एग्जांपल भाई ये 5 एकड़ की जमीन होगी, एक मैं किसान हूं, मेरे पास ये क्या है 5 एकड़ की ये जमीन होगी, 5 एकड़ की जमीन होगी। पहले में क्या है इस पे खाना उपजाता था, फूड खाद्य पदार्थ उपजाता था, चावल गेहूं दाल। तो भाई मैं 5,000 लोगों का, मेरे गांव में 5,000 लोग के रहने वाले थे और इन 5,000 लोगों की भोजन पानी का व्यवस्था बढ़िया से हो जाता था, कुछ काज भी उग जाता था, तो अगले साल के बीज उज का भी बंदोबस्त, लेबर का बंदोबस्त हो जाता था। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपको 4 एकड़ पे क्या करना है, खाद्यान्न वाणिज्यिक फसलें उपजाना है। तो हम 1 एकड़ में काम करेंगे, लेकिन हमारे पास जनता कितनी है, 5,000 तो है हमारे गांव में, 5,000 खाना तो खाएगा। तो हुआ क्या कि वाणिज्यिक फसलों पे जब बहुत ज्यादा जोर दिया गया तो इसका एक निगेटिव इंपैक्ट क्या निकला कि जो खाद्यान्न फसलें थी इनमें में कमी आ गई। ध्यान देना, खाद्यान्न फसलों में क्या हुआ, कमी हो गया, खाद्यान्न फसलों में कमी आ गया। यानी क्या है, जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको इन्होंने बढ़ावा देने पर ध्यान नहीं दिया, जो खाद्यान्न फसलों की लैंड थी उसी पे इन्होंने वाणिज्यिक कृषि कराना स्टार्ट कर दिया। तो इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट है, भाई तुम अपने लाभ के लिए हमारे लोग को भूखे मार रहे हो, तो जनता इसलिए भी नाराज हो जाती है। और फिर वाणिज्यिक फसलों पे क्या किया जाता था कि ददनी सिस्टम लाया जाता था। ददनी सिस्टम ने क्या किया, और भी शोषण किया और कर्ज की जाल में क्या हुआ, फंसते चले गए। जो भारतीय किसान थे वो कर्ज की जाल में फंसते चले गए, इसकी वजह से उन्होंने विरोध किया। वाणिज्यवादी नीति के तहत एक और काम किया गया कि मैंने आपको बताया कि यूके में क्या हो चुका है, आईआर यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक इंपैक्ट क्या होता है कि पहले भारत में जो हथकरघा इंडस्ट्री था इतना उत्कृष्ट था कि भारत से सामान निर्यात होता था। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, इसके बावजूद अगर भारत से सामान यूके निर्यात होगा तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या फायदा यूके वालों को, क्या ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो इधर वायसराय गवर्नर जनरल को फोन आएगा कि भाई एक काम करो, भारत से अब निर्यात बंद कराओ और भारत को एक आयातक देश के तौर पर स्टेब्लिश करवाओ। तो जब भारत एक आयातक देश के तौर पर स्टेब्लिश होगा, यानी खरीदेगा, मशीनों से तैयार माल आएगा, यहां पे सस्ता में बिकेगा। तो हथकरघा उद्योग की एक खूबी क्या होती है, होता तो बहुत मजबूत सुंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा कास्टली होता है। और लोगों क्या, जैसे आज चाइनीज माल क्यों बिक जाता है मार्केट में खूब, आप कितना भी विरोध कर लो कि झालर चाइनीज नहीं खरीदना, चाइनीज नहीं खरीदना है, हमारे अपने लोग बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, महंगा रहेगा, कोई नहीं खरीदेगा। झालर भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगाना है, चाइनीज झालर आपको 20 रुपए में 2 हाथ मिल जाएगा आराम से, तो वो लगाना आसान है क्योंकि वो बाई करना आसान है, सस्ता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ऐसा हुआ कि भारत के बाजार ब्रिटिश उत्पादों से भर जाते हैं और हथकरघा इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी। अब जो हथकरघा उद्योग वाले थे क्या करेंगे, ये गांव में जाएंगे, प्रॉपर्टी विवाद करेंगे, अपने भाइयों के साथ मारपीट करेंगे। तो यानी क्या हुआ, क्राइसिस को बढ़ावा मिला और जमीन पे अतिरिक्त दबाव को बढ़ावा मिला। भाई हमारा जो काम था, जिससे रोजी रोटी चलता बंद, तो किसानी एक काम बढ़ा, दूसरा मजदूरी बढ़ा, या तो मजदूर बन जाए तो किसान बनो, फिर प्रॉपर्टी विवाद स्टार्ट हो गए, बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो गई। तो वाणिज्यिक नीति ने भी क्या किया, हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया। ओके, इतने समझाने से एक चीज तो समझ में आपको आ गया होगा, सामाजिक तनाव। और ये मेंस में भी रीजन क्वेश्चन आ सकता है, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं तो ध्यान देना, सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया। अब सामाजिक धार्मिक कारण और क्या है, ये अगला थर्ड पॉइंट, ठीक है, बहुत डिटेल में एक एक चीज समझते चलो। आपको इसके पहले जब मैं एक्ट पढ़ा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए, या तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बताओ कब और किस एक्ट के तहत इन्होंने दास प्रथा कंप्लीट खत्म किया, सती प्रथा को कंप्लीट किया, मतलब समाप्त किया, और आगे चल के बाल विवाह वगैरह में भी इन्होंने काफी सुधार किया, क्योंकि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलता है और हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को समझेंगे। तो हो क्या रहा है, चाहे वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो या व्हाइट मैन बर्डन थियरी हो, इसकी वजह से अंग्रेजों ने कुछ सुधारवादी काम भी भारत में किए थे। जैसे उस सुधारवादी काम में आप देखो, अंग्रेजों ने दास प्रथा को समाप्त किया, ठीक है, जो कि लंबे समय से चलते आ रही थी। मुगल काल में तो इसको और, या दिल्ली सल्तनत के कारण तो इसको और बढ़ावा दिया गया, ठीक है। दास प्रथा के बाद से भारत में एक सती प्रथा नामक बुराई थी, ठीक है, तो सती प्रथा को समाप्त किया और समय के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं बाल विवाह पे भी रोक लगाया, बाल विवाह पर भी रोक लगाया। तो ये सामाजिक
जो थोड़ी दुर्गतियां थी, हम लोग कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें लगाम लगा रहे हैं। लेकिन अब होगा क्या, जैसे मान लो सती प्रथा पे रोक लगा रहे हैं, तो सती प्रथा में क्या होता था कि देखो, भारत की हिस्ट्री की बुक में, जो एंशिएंट हिस्ट्री या जितनी भी प्रमाणित बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में, कुछ बुक्स में ये कहा गया है कि हाँ, ये बहुत ही दबाव में कराया जाता था। ठीक है, अब होता क्या था कि सती प्रथा में कि एक ऐसा हम कह सकते हैं महिमा मंडन उस ड्यूरेशन में कर दिया गया था कि सती होने वाली महिलाएं अपने आप को वीर मान लेती थी, और जब महिलाओं को सती होना था तो वो एक पर्व की तरह से सेलिब्रेट किया जाता था पूरे गांव के द्वारा। पूरा गांव सजाया जाता था, उनको नहला के नया नया साड़ी पहना जाता था, मतलब जितनी उनकी समझ जाओ कि सेवा भगत किया सके उतना किया जाता था, देवी के रूप में उनको तैयार किया जाता था और फिर उनको जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये प्रथा नो डाउट कि अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा थी। लेकिन जब इतना, यानी जब कर्मकांडी व्यवस्थाओं से सती कराई जाएंगी तो इसका मेजर लाभ एक पक्ष को मिलता था। मेजर लाभ मालूम, वो तत्काल में जो कर्मकांड पंडित थे वो तो इससे बेनिफिट पाते थे। तो होगा क्या, और इनके सपोर्टर भी हुआ करते थे, तो इन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। भाई उदासी तो थी इनके मन में। फिर यही हाल बाल विवाह के समय होता है। भारतीय मानते तुम कौन होते हो कि हम अपने बच्चे की शादी कब करेंगे, तुम डिसाइड करोगे, हम 14 साल में करेंगे कि 4 साल में करेंगे, पैदा हम किए हैं, डिसाइड हम करेंगे, बारी आके बताएगा हम कब ब्याह करेंगे, तो नहीं, तो बाल विवाह पे रोक लगाएंगे, विरोध कर देंगे। दास प्रथा में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है। यानी क्या हुआ कि जो सामाजिक चेंजिंग किया गया उसने कहने की सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं की, और सोसाइटी ने ठान लिया मौका आएगा तो दिखाएंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, यानी सिंपल सी बात है, तोड़ेंगे, समय आने दो। तो भारतीय क्या करेंगे, बेसिकली सही समय का इंतजार करेंगे और सही समय आते ही क्या करेंगे, इनका विरोध कर देंगे, और जितना अंग्रेज पाएंगे जम के लती आएंगे। तो ये हो गया सामाजिक कारण। धार्मिक कारणों को समझते हैं। देखो, पुर्तगीज और इंग्लिश में एक ही डिफरेंस है। पुर्तगीज जैसे आएंगे वो तुरंत क्या करेंगे, कन्वर्जन स्टार्ट कर देंगे, ईसाई धर्म स्वीकार करवाना शुरू कर देंगे। इंग्लिश आएंगे, पहले कॉमर्शियली खुद को अच्छा करेंगे, फिर पॉलिटिकली खुद को अच्छा करेंगे, फिर उसके बाद से ईसाई मिशनरी का प्रवेश कराएंगे। अब देखो 1813 के एक्ट में उनको पता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होता है और 1 लाख रुपए एजुकेशन पे भारत को दिया जाता है। अब हम लोग समझेंगे बात, जब ईसाई मिशनरियों का आगमन हो रहा है तो ये इनके साथ एक अच्छी बात क्या ना, एक वर्ड है मिशन, ये मिशन मोड में काम करते थे, खासतौर पे हेल्थ, एजुकेशन या पिछड़े क्षेत्रों में। तो ये इनका टारगेट जोन बेसिकली SC ST कम्युनिटीज होती थी, वो वहां पे, और कौन, कैदी होते थे भाई, अंग्रेज पकड़ के उम्र कैद दे दिए हैं तो जेल में जाते थे। जेल में भाई शासन अपना, वो गए लंबा चौड़ा लेक्चर दिए कि भाई अगर तुमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो केस माफ, कल के कल छोड़ दिए जाओगे, मस्त तुम्हारा शादी विवाह कर दिया जाएगा, मौज करो। अब जो आपको जेल से मुक्ति मिले उस समय, अंग्रेजों के समय, तो आप जरूर चाहोगे भाई ठीक है ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते, बाहर आके देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली कन्वर्जन बहुत तेज से स्टार्ट हुआ। ये ट्राइबल्स एरिया में जाएंगे, कन्वर्जन कराएंगे, ठीक है, किसी की हेल्प मतलब मदद कर दी, मेडिकल सेक्टर में भी आ गए थे, तो क्या कह रहे हैं कि बोलेंगे कि हमारी तरफ से आधुनिक बनना है तो एक काम करो ईसाई बन जाओ, तो तगड़ा कन्वर्जन करवाएंगे। अब जब ये कन्वर्जन स्टार्ट होगा तो भाई वो फिर समझ गए ना, फिर वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का खून खोल जाएगा। कन्वर्जन मैक्सिमम हिंदुओं का होता है, और ये खासतौर पर ट्राइबल्स एरिया में और शेड्यूल कास्ट एरिया में जाते होता है। तो ये रीजन था कि भाई भारतीय नाराज हो जाते हैं। इसी बीच में धार्मिक अयोग्यता कानून आ जाता है 1850 में। आप बता सकते हो कि धार्मिक अयोग्यता कानून जब लाया गया तो भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा होगा, 1850 में कौन रहा होगा, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। लैक्स लॉ की कानून जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको धार्मिक अयोग्यता कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब लैक्स लॉ की कानून क्या कहता था, ठीक है, कि भैया अगर तुम्हारे पास स्वयं का पुत्र नहीं है, इसके पहले ये राजाओं पे था, अब जनता पे लाया गया कि भैया अगर तुम्हारे पास स्वयं का पुत्र नहीं है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को, मतलब जिसको चाहो नहीं दे सकते हो। अभी क्या है भाई, ऑटोमेटिकली जो पुत्र है वो पा जाता है, नहीं पुत्र है तो पत्नी पा जाती है प्रॉपर्टी, पहले भी यही था। लेकिन जब लैक्स लॉ की कानून आते हैं तो अंग्रेजों को दूसरा कुछ लगता है, वो कहेंगे इस धार्मिक अयोग्यता कानून के तहत अगर तुम योग्य बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुमको प्रॉपर्टी मिल जाए, तो इसका तरीका तुम ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो लैक्स लॉ की कानून कब आया ये समझ गए, यानी इस कानून के तहत भी क्या हुआ, कन्वर्जन कराया जा रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये कन्वर्जन अब क्या हो रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने संरक्षण में करवा रही है। ठीक, तो ये हुआ भाई कि धर्म में हस्तक्षेप।
अब हम लोग देखेंगे सैनिक कारण। अगला हमारा पॉइंट है सैनिक कारण। भाई वो सैनिक कारण क्या रहा होगा, बहुत ही ठीक है। अब जितने बड़े भूभाग पे ब्रिटिश कंट्रोल किए थे उतना सैनिक तो ला नहीं सकते थे ही नहीं यूके में उतने, वहां क्या भूजा बेचते सब। अब होता क्या है कि भारत में मान लो कि एक सैनिक यूरोपियन है तो 5 सैनिक भारतीय होते थे, यानी भारतीयों को भारतीयों की मदद से गुलाम बनाया गया था और भारतीय निष्ठावान होते थे। वैसे तनख्वाह के प्रति ये इतना श्रद्धावान थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके साथ हम लोग कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार होता था। दुर्व्यवहार किस स्तर पे, अब देखो दुर्व्यवहार का असर, ये व्हाइट मैन बर्डन थियरी देते हैं। अब दुर्व्यवहार का इनका असर देखो, पहला चीज, किसी भी ब्लैक को उच्च पोस्ट नहीं दिया जाएगा। सूबेदार का अंतिम पोस्ट होता था, कोई भी ब्लैक पर्सन केवल अधिक से अधिक क्या हो सकता था, सूबेदार बन सकता था, इससे ऊंचे की पद नहीं मिलेगी। तो दुर्व्यवहार आप देखें। दूसरा, वेजेस में पेमेंट सिस्टम जो था वो भाई बहुत कम था, लगभग कहा जाता कि कई कई एरिया में 1/3 था। तो वेजेस कह सकते हम लोग बहुत कम था और वेजेस बढ़ाए भी नहीं जाते थे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम तो इनसे ले लिया जाता था जब मन करे तब। तो पोस्ट किलो के वेजेस को लेके और भी चीजें जो हैं जैसे फूड्स वगैरह को लेके, फूड्स की जो क्वालिटी थी वो काफी कम थी। क्वालिटी क्या थी, क्वालिटी काफी कम थी। तो ये भी एक रीजन था कि भैया सैनिक में असंतोष था कि भाई हम तुम्हारे लिए लड़ते हैं और तुम अपने सैनिकों को वहीं बैठा के मतलब पनीर रोटी खिला रहे हो और हमको क्या कर दे रहे हो कि भाई नेनुआ की सब्जी और रोटी दे रहे हो, तो भाई बेकार तो लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज था। इतना ही नहीं, इन्होंने डाकघर अधिनियम लेके आए। डाकघर अधिनियम लेके आते हैं, डाकघर अधिनियम 1854 में आता है। ठीक है, ये डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। इस ड्यूरेशन तक डलहौजी क्या है, भारत का गवर्नर जनरल है। तो वो लाएगा तो कहेगा डाक सेवा को बंद कर देगा। डाक सेवा को बंद नहीं करेगा, डाक सेवा की जो सुविधा थी जो भारतीय सेना को मिलती थी वो बंद कर देगा। पहले ये लोग फ्री में क्या करते थे, पत्र लिखते थे और अपने घर अपनी सूचना बताते थे कि हम यहां पे हैं और मौज में हैं, सब बढ़िया चल रहा है, पैसा इस दिन तक भेज देंगे। अब इन्होंने क्या किया, डाक सेवा जो फ्री सर्विस था, पत्राचार का जो फ्री सर्विस वो बंद कर दिया। बोलेंगे भाई खर्च करो, तब तुमको डाक सेवा करना होगा, फिर भारतीय नाराज हो जाएंगे। तो जो डाकघर अधिनियम था, कहते इसने भी भारतीय सैनिकों को निराश किया। इसी बीच में कैनिंग आएगा। कैनिंग ने भी एक सुधार किया था। कैनिंग कहेगा कि हम न्यू सेना भर्ती रूल लेके आ रहे हैं। अब हमारे यहां कोई भर्ती होगा तो कंपलसरी है कि उनको समुद्र पारीय सेवा देना है, यानी समुद्र पार जाके सर्विसेज प्रदान करना है। भारत में माना जाता था कि अगर हिंदू हम लोग मानते थे कि हमारे लोग मतलब जब हमारे पास ठीक है जो भी कह लो, तो कि समुद्र पारीय सेवा दोगे तो तुम धर्म भ्रष्ट होगे, अब तुमको प्रॉपर्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, मतलब देश निकाला, तुम नहीं हो हमारे बच्चे, बाढ़ में जाओ। अब होगा क्या, समुद्र पारीय सेवा ये जैसे अनिवार्य करेंगे। मान लो कि मैं निशांत, मैं समुद्र पारीय सेवा अंग्रेजों को दे दिया, घर से मेरी पूरी जमीन जायदाद गई, तो हमको समुद्र पारी सेवा देने से क्या मतलब, जब हमारे घर में नहीं रहेगा, पूरा जमीन वमीन सब गया और तनख्वाह फूड पोस्ट तुम दे नहीं रहे हो, तो तुम्हारी वजह से न घर के हुए न घाट के हुए। इससे दो दिक्कत आएगी, क्योंकि किसान परिवार के ही लोग रहते थे सेना में और सेना परिवार का जो था वो किसान से था, तो दोनों में से किसी को भी चोट होती ना तो 2 चोट लगती थी। तो हुआ क्या, कई सारे सैनिकों ने विरोध किया या कई सारी फैमिलीज ने भी इस बात का विरोध किया। तो समुद्र पारी सेवा को अनिवार्य बनाना यह भी इनके लिए एक गलत बात थी। खून यानी हम लोग समझ रहे हैं जमींदार का भी खोल रहा है, सेना का भी खोल रहा है, आम जनता का धर्म परिवर्तन के कारण खोल रहा है, जो चेंजिंग किया जा रहा है वो खोल रहा है, किसान और जो आपकी हथकरघा इंडस्ट्री के लोग हैं उनका खून खोल रहा है इनकी वाणिज्यवादी नीतियों की वजह से। तो खून तो सबका खोल रहा है, लेकिन मौका तो मिले हथौड़ा मारने के लिए, और मौका आ जाता है। वो क्या जाता है ना कि घड़ा भर रहा था, अब फूटने की देरी थी। इस बीच में क्या होता है कि अंग्रेज अपनी राइफल को अपग्रेड करेंगे। वो बोलेंगे हमको 303 का राइफल यूज करना है, और वो राइफल का नाम था न्यू रॉयल इनफील्ड राइफल। ठीक है, आज रॉयल इनफील्ड अब बुलेट देखते हो ना, वो पहले एक नाम था एक बंदूक का। तो जो ब्राउन वेस की जगह न्यू इनफील्ड राइफल आ गया। ब्राउन वेस बेसिकली लोहे की एक बंदूक थी, ठीक है, सिंपल सी, इसकी जगह 303 लेके आ गया।
इस 303 की विशेषता क्या थी कि गोली पे एक चर्बी लगी रहती थी, उसको उकाच के भरना था और दागना था, फिर तोड़ना था, चर्बी उकाचो, भरो, तोड़ो, दागो। इसकी रेंज ज्यादा थी और मतलब समझो ना, क्वालिटी थी, लेकिन एक दिक्कत क्या थी कि चर्बी लगी थी। भाई चर्बी किसकी है? पहली बात तो भाई हिंदुओं में भाई नॉर्मली आज तो कोई चर्बी कोई तोड़ दे, ठीक है, पहले चर्बी तोड़ने में दिक्कत थी, ठीक है। आज देखो मतलब सोचो, आज लोग नॉर्मली कह देते हैं कि भाई कि मैं बीफ खाया हूं, इसकी वीडियो बना देते हैं। 1857 का रिवॉल्ट केवल इसी बात पे हो गया है, मतलब बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ जाता अंग्रेजों को। आज लोग सम्मान से लोग वीडियो बना देते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है कि एक खबर आएगी कि जो चर्बी वाला कारतूस है वो चर्बी एक्चुअली गाय और सुअर की चर्बी है। और गाय काऊ की अगर हम लोग बात करें भाई, तो गाय तो भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी माता है, रिस्पेक्ट भाई है। अब देखो आप सबको पता है कि भाई कि हम लोग केवल सैद्धांतिक तौर पे नहीं, बहुत से मामले में लोग व्यवहारिक तौर पे भी माता का दर्जा देते हैं, ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि हमने कह दिया, ठीक। तो इसका विरोध हिंदू सैनिक तो जबरदस्त कर देते हैं। और दूसरा एक हल्ला होगा कि भाई इसमें सुअर की भी चर्बी है, और सुअर मुस्लिम धर्म में, ठीक है, सुअर मुस्लिम धर्म में अपवित्र मानी जाती है। तो एक लोग को पवित्र, जिसको माता का दर्जा दिया गया, उनसे उनकी चर्बी खिंचवा रहे हो, दूसरा जिसको अपवित्र मानते हैं उनसे चर्बी खिंचवा रहे हो। तो दोनों यानी हिंदू और मुस्लिम क्या करेंगे, दोनों विरोध कर देंगे। दोनों प्रकार के सैनिक, हिंदू एंड मुस्लिम, दोनों क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और इसमें पहला जो विरोध करेगा वो गर्व से बोलो, ठीक है, मंगल पांडे, ठीक, मंगल पांडे करेंगे, ठीक। अब बता सकते हैं मंगल पांडे का बर्थ प्लेस क्या है, ठीक। तो मंगल पांडे इस वक्त 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे बैरकपुर में। बैरकपुर आज के बंगाल, बेसिकली मनिकापुर वाला वो जो मुर्शिदाबाद वाला जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे बैरकपुर पड़ता था। तो मंगल पांडे 34वीं, ये भी एग्जैक्ट फैक्ट मेरे भाई याद करना, 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। अब पंडित जी को पता चल रहा है कि भाई एक तो हिंदू, दूसरे पंडित, ये खून खोल जाएगा। बोलेगा एक काम करो भाई, पता कराई, पता चला हाँ यार सच में इसमें गाय की चर्बी है। ये विरोध कर देंगे, ना आओ ना ताओ, सीधा नहीं यूज करेंगे कारतूस। और इस वक्त दो अंग्रेज अधिकारी थे, वाघ और ह्यूडसन। पहली बार कोई विरोध कर रहा है, गुस्सा आगे क्या करेगा, ह्यूडसन आगे बढ़ेगा। तो हमने क्या बोला कि न्यू इनफील्ड राइफल 303 की राइफल थी, एक डालो, तोड़ो, दागो। तो वो क्या करते हैं, एक चर्बी वाला कारतूस तोड़ेंगे, भरेंगे और दागेंगे। जैसे ही दागेंगे ह्यूडसन निपट जाएगा, यानी ह्यूडसन को 303 का प्रयोग यहीं पे कर दिए, तो गोली मारकर हत्या, गोली मारकर हत्या कर देंगे। अच्छा, मंगल पांडे बल में भी बलवान थे। अब वाघ क्या करेगा, वाघ नजदीक आ जाता है, भाई गोली तो दोबारा डालना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर दागना पड़ेगा, उसको भाई छिलना भी था। तब तक वाघ नजदीक आ जाता है, तो कहा जाता है कि इसका गट्टा ही दबा के मार डालते हैं, यानी इसका बल प्रयोग करके हत्या करते हैं, बल प्रयोग हत्या, इसका गट्टा दबा देंगे, ठीक। तो दो लोग को निपटा दिए 29 मार्च 1857 को। दो लोग का राम नाम सत्य हो गया इसी बात से। ह्यूडसन को तो गोली मार के निपटा दिए, निशाना अचूक, और बाकी एक लोग को बाहुबल से निपटा दिए। अब होगा क्या कि भाई सिपाही लोग आके यहां पे पकड़ देंगे मंगल पांडे को। मंगल पांडे यहां से जाते हैं, पकड़ा जाते हैं, और 29 मार्च को विरोध किया है, दो लोग को निपटा दिया है, कहते भी यहां निपटाए हैं, खुशी खुशी निपटाए हैं, कोई गम नहीं है, अच्छी बात है, मार दिए। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाएगी। अब यहां से मूवमेंट रुकता नहीं है, आग लग चुकी है, मैंने बताया असंतोष सब में है। अब क्या है, धार्मिक असंतोष ऑलरेडी है। अब तुम हमारे ही सैनिकों से रॉयल एनफील्ड तोड़वा रहे हो, जो कि गाय और सुअर की चर्बी है। और मैंने पहले बताया कि किसान और सेना का मुद्दा हमेशा जुड़ा होता है, क्योंकि भाई किसान परिवार से ही सेना होते हैं। अब जैसे एक सेना का लड़का केवल धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, लोगों को ठोकेगा और उसको तुम फांसी दोगे, तो सारे किसान यानी भारतीय जनमानस आग बबूला हो जाएगा। और इस बात की खबर कहां पहुंचती है, मेरठ छावनी में पहुंचेगी, इसी रॉयल एनफील्ड की खबर। रॉयल एनफील्ड के सिपाहियों को पता चलेगा भाई हमारा एक भाई है मंगल, निपटा दिया दो लोग को, और हम ऐसे लोग हैं यार कि कुछ बोल ही नहीं रहे। 1857 में मेरठ छावनी में
28 अप्रैल को विरोध स्टार्ट। ये आ गया यहां से मूवमेंट आपका यूपी। मेरठ छावनी में इतना तगड़ा विरोध होगा कि भैया मतलब पूछो मत। इसके बाद से यहां से लगभग 100 से 200, एग्जैक्ट कहीं फैक्ट नहीं है, लेकिन 100 to 200 सिपाही को, यानी सिपाही को क्या किया जाएगा, अरेस्ट करेंगे अधिकारी, और उसको क्या कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। अब जो बाकी मेरठ छावनी के लोग थे वो कहते हैं कि यार मंगल पांडे मार दिए, हमारे ही कुछ लोग भाई विरोध कर दिए, और हम ऐसे हैं कि जो यार विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो 10 मई तक आते आते बाकी सिपाहियों का खून खोल जाएगा, और ऑल सिपाही, मेरठ छावनी के सभी सिपाही विरोध कर देंगे। और यहाँ पे जनरल हेविट को, ठीक है, इस समय जनरल हेविट यहाँ पे था, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कमांडर इन चीफ होगा मेरठ छावनी का, ठीक, इसको निपटा दिए। कुछ लोग कहते हैं निपटा दिए, कुछ जगह लगा कि बस इतना लिख के छोड़ दिया कि जनरल हेविट यहाँ के वो थे, मतलब कमांडर इन चीफ थे। भाई हो गया विरोध, तो यानी ऑल सिपाही विद्रोह 10 मई को स्टार्ट हो गया। अब सभी सिपाही विरोध कर दिए, तो वो पहले कहां भाग के जाएंगे, पहले भाग के जाएंगे जो ये अपने इनके भाई लोग को जेल में बंद किया गया है, जेल तोड़ेंगे, भाई लोग आजाद हो जाएंगे। अब ये पूरी सिपाही मेरठ के बगल में है दिल्ली, भाग के आएंगे रात में दिल्ली, और पूरी लाल किला को घेर लेंगे। बहादुर शाह जफर, जफर यहां पे उपनाम है, जफर यहां पे क्या है, उपनाम, ठीक, ये शायरी लिखा करते थे। मिर्जा गालिब 1857 के रिवॉल्ट में थे, तो क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन से शायर है जो 1857 की रिवॉल्ट के प्रत्यक्षदर्शी थे, तो मिर्जा गालिब थे, ठीक है, मिर्जा गालिब थे। ओके, धन्यवाद। मिर्जा गालिब के साथ एक और नाम मिलता है, एक नाम है मिर्जा जौक, ठीक है, नोट में लिखा है मिर्जा जौक, तो ये भी थे, इन्हीं से इन्होंने कहा जाता है कि शायरी वगैरह सीखे थे। तो जफर उपनाम है, ये ध्यान रखना। जफर को लगेगा भाई ये तो अंग्रेज आ गए और घेर लिए हमारे लाल किला को, यानी बस आज ही की रात अंतिम है, तो फिर ये इनको लगेगा अंदर कि भाई बस यही रात अंतिम, यही रात भारी, शुरू हो जाएगा दिमाग में। अचानक खबर है कि नहीं भाई ये अंतिम रात नहीं है, ये तो हमारे अपने भारतीय विरोधी सिपाही हैं जो कि मेरठ में क्या किए हैं, विरोध करके आए हैं, और हमको तो नेता बनाना चाहते हैं, हमको तो बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। अब मन में लड्डू फूटा, खुश हो जाएंगे कौन, बहादुर शाह जफर, बोलेंगे ऐसी बात है तो भाई बोलो क्या करना है। तो सिपाही बोलेंगे भाई हम आपको लीडर बनाना चाहते हैं, नेता हो तुम, महान हो, मुगल सम्राट है, आप क्यों नहीं समर्थन दे रहे हम लोग को। बहादुर शाह जफर को भी अपॉर्चुनिटी लगेगा कि यही समय है, अगर अंग्रेज निपट गए तो हम तो हो जाएंगे फिर से सम्राट। तो सोचेगा मेरा अब समय आ गया है औरंगजेब बनने का, समय आ गया है कि मैं खून हूं अकबर का दिखाने का। ये पत्र लिखेगा सभी रजवाड़ों को, समय है कि मिलके साथ लड़ते हैं, निपटा देते हैं अंग्रेजों को। हई हो हवो, बूढ़ा था, कमजोर था, कई सारे रजवाड़े बात नहीं माने। मैंने पहले बता दिया कि 1707 के बाद से सरदार प्रांतपति ताकतवर हो गया, इसकी बतिया नहीं, बहुत सारे रजवाड़े नहीं बात मानते हैं, मैक्सिमम नहीं मानते, कुछ कुछ मान जाते हैं। ये बोले ठीक है हम समर्थन करते हैं। देखिए भाई इतने सिपाही आ गए हैं, तो मतलब जीत गए, और सब मॉडर्न स्किल वाले सिपाही, ठीक है, मंगल पांडे ने एक ही गोली में ठोका और जो आपके यूरसन थे वो निपट गए। भाई बहादुर शाह जफर का भी जो मन है वो बढ़ जाएगा। तो जफर के एक सेनापति थे जिनका नाम था बख्त का। जफर बोलेंगे थोड़ा हम बूढ़े हैं तो बहुत तेज हमारी आवाज नहीं, माइक तो होता नहीं था उस समय, तो तेज आवाज वाला थोड़ा कुशल नेतृत्व करता बख्त का था। ये कि बख्त का आप लोग को दिल्ली में लीड करेगा, ये सेनापति थे हम लोग कह सकते हैं। बख्त खान ने दिल्ली में लीड किया। तो क्वेश्चन भी आता है बख्त खान ने कहां पे लीड किया, तो दिल्ली में। 11 मई की यह घटना है, 12 मई को दिल्ली में विरोधी क्या करते हैं, दिल्ली में कंट्रोल कर लें, दिल्ली में कंट्रोल स्टेब्लिश हो गया, दिल्ली पे भारतीयों का कंट्रोल, या हम लोग कहते हैं विरोधी सिपाहियों का कंट्रोल स्टेब्लिश हो गया, यानी दिल्ली तो गए हो। अब यहां से हम लोग देखेंगे जो हमने यहां से यानी क्या देखना स्टार्ट किया, विद्रोह का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट, यहां से स्टार्ट किया हमने देखना, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द रिवॉल्ट। एक्सपेंशन ऑफ द रिवॉल्ट हमने यहां से देखना स्टार्ट किया। अब हमने देखा कि भाई कि मेरठ से ये विद्रोह पड़ता है दिल्ली। अब हम लोग दिल्ली से आगे कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 मई 1857 को हमने देखा कि भाई दिल्ली पे कंट्रोल हो गया, और इधर हो गया, कौन हो गया है, बख्त का हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली पे वापस अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं होगा।
दिल्ली पे अंग्रेज दोबारा कंट्रोल स्थापित करते हैं। दोबारा क्या करेंगे कि कंट्रोल कर लेंगे। इसमें एक लेफ्टिनेंट था हडसन, दिल्ली पे कंट्रोल कराने में लेफ्टिनेंट हडसन की बहुत ज्यादा भूमिका थी। लेफ्टिनेंट हडसन के निर्देशन में हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली आप देखना कि अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को ही क्या किया, फिर से दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया। और इतना हडसन नाराज था कि जैसे ही इसकी नजर पड़ती है किसके ऊपर, जैसे ही नजर पड़ेगी जफर के पुत्रों के ऊपर, इसके पौत्र के ऊपर, कहा जाता है आम जन के सामने उड़ा देगा, गोली मार देगा। तो क्वेश्चन आता है कि जफर के किन बच्चों को हडसन के द्वारा ठोक दिया गया था या अंग्रेजों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। यह पेपर में क्वेश्चन आता भी है और आ भी सकता है, ध्यान रखना। तो वो जो दो पुत्र थे वो थे मिर्जा मुगल, ध्यान रखना, उनका नाम था मिर्जा मुगल, और मिर्जा मुगल के साथ थे मिर्जा खिज्र। ठीक है, मिर्जा खिज्र। और एक पोता था इनका, उसका नाम था अबू कर्क, ठीक है, या अबू क्रक, ठीक है, अबू बकर भी बोल सकते हैं, अबू बकर, ठीक है। इसका ये क्या था, ये इसका भी नाम मिर्जा लिख दो, तो मिर्जा अबू बकर, ठीक है। ये पोता था, यानी बेटे का बेटा था, और ये बेटा था। इनको ठोक दिया जाता है लाल किले में। अब बात आती है लाल किले में एक पर्सनालिटी और है, बहादुर शाह जफर। जफर का क्या होगा, तो अंग्रेज किसी से भी युद्ध लड़ाता था ना तो विश्वासघाती ढूंढते थे। तो अंग्रेजों ने मुगलों का एक विश्वासघाती ढूंढा था, और उस विश्वासघाती का नाम था, जो अंग्रेज मुगलों के क्या मतलब मुगलों की खबर लाके उनको देता था, उस विश्वासघाती का नाम था इलाही बख्श। ये ध्यान रखना, इलाही बख्श। इलाही बख्श क्या है, बहादुर शाह का एक रिश्तेदार था, और अंग्रेजों को छुप छुप कर सूचना देता था। ये सोचा था कि हम भी मीर जाफर बन जाएंगे, ठीक है। इसको मीर जाफर तो नहीं बनाते हैं सब, लेकिन ये अपना परिवार निपटा देता है। ये बोलेगा कि काम करिए साहब, बच्चों को निपटा दिया। अब अंग्रेज एकदम पागल होकर खोज रहे हैं कि बहादुर शाह जफर कहाँ है। तो इसको पता था बहादुर शाह जफर कहाँ छिपा है। ये कहेगा कि साहब हुमायूं का मकबरा ढूंढो, हुमायूं के मकबरे में है वो। हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ था कौन, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके इसको रंगून निर्वासित कर जाएगा, ठीक है। तो अब बताती है कि बहादुर शाह जफर के साथ क्या होता है, ये पॉइंट यहां पे लिखने की, तो मैं यहां पे लिख दूं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को क्या किया जाएगा भाई, यहां पे कहां से गिरफ्तार किया जाएगा, तो पहली बात हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के, ठीक है, हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया जाएगा। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके इनको क्या किया जाएगा, रंगून निर्वासित कर दिया जाएगा। ये सोचे थे कि हम औरंगजेब बन जाएंगे, ठीक है, इनको रंगून निर्वासित किया जाएगा, ठीक है। गए जो भी छोटा मोटा कुछ दिन तक लाल किले मौज कर सकते थे, ठीक है, वो भी हाथ से गया इनको। और ये बाद में क्या होगा, यहीं पे रंगून में ही 1862 में, या हम लोग तीर बना के लिख लें, यहीं रंगून निर्वासित होंगे, यहीं 1862 में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद से हमारे पास यूपी हम देखेंगे, हमको डिटेल में कानपुर पढ़ना है, झांसी पढ़ना है, लखनऊ पढ़ना है, जगदीशपुर वाला मूवमेंट पढ़ना है, फैजाबाद में पढ़ना है, बरेली में पढ़ना है, डिफरेंट एरियाज में पढ़ना है। तो हम लोग वो देखेंगे कि इसके स्वरूप के ऊपर क्या डिबेट किया गया, वो देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें भी हमको देखनी बची हैं, जिसके लिए हमको एक क्लास की और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्लास को अपनी ब्रेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय भी हो गया है, और आज थोड़ा क्लास लेट से रिकॉर्ड हुआ तो समय कम है, ठीक, क्लास अपलोड करनी है। उम्मीद करेंगे आज की क्लास भी बहुत, जितनी भी क्लास किया गया अराउंड हर दिन से 10 मिनट बस कम क्लास है, ठीक है। क्लास बढ़िया है, नोट बना लेना। नोट मैंने शेयर इसके पहले तक की क्लासेस कर दिया है, इसको भी शेयर कर देंगे, 2-3 क्लास का एक साथ कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद।